चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला बताया था, याद है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मीनिंग सबको याद है या भूल गए लास्ट क्लास से अभी तक में? व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस? कोई भी मैटर होता है तो उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? याद है? यस या नो बोल दो बस। बाकी मैं अभी दोबारा से बताऊंगा ही, क्योंकि वो लास्ट का टॉपिक था प्रीवियस सेशन में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या था? सिंपल सा, कि जब कोई भी मैटर होता है तो उसमें जिस भी एलिमेंट से मिलकर वो बना होता है उनका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहता है। अगर प्रोपोर्शन चेंज होता है तो वो मैटर भी चेंज हो जाता है। प्रोपोर्शन चेंज है तो मैटर भी चेंज हो जाएगा। मास ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप चाहे कम मैटर लो या ज्यादा मैटर लो, कुछ भी कर लो, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोपोर्शन इक्वल ही होगा। जैसे सब्जी में नमक का प्रोपोर्शन समझ लो, है ना? या फिर चाय में चीनी का प्रोपोर्शन, जो जिस तरह की चाय पीता है वो हमेशा उसी प्रोपोर्शन में चाय पीना चाहेगा। अब किसी की चाय लाइट हो सकती है, किसी की चाय ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। दैट डिपेंड्स उसमें क्या क्या आप कितने कितनी मात्रा में मैटर डाल रहे हो। तो यहाँ पर मैटर का जो प्रोपोर्शन होगा, सॉरी एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा किसी भी मैटर में, वो हमेशा इक्वल होगा। इसके मैंने एग्जांपल आपको दिए थे कि वाटर में 1:8 का रेशियो होता है किसका? नहीं, इक्वल नहीं होंगे वंश, नॉट इक्वल। प्रोपोर्शन सेम होगा। प्रोपोर्शन सेम होगा का मतलब होता है कि अगर हम सपोज करो आपके घर में मीठा कम पीते हैं, ठीक है? तो आपकी मॉम जब चाय बनाती हैं, सपोज करो मॉम या डैड या कोई भी, तो आपने फिक्स कर रखा है आपकी मॉम ने कि भाई अगर मैं 2 कप चाय बनाऊंगी तो उसमें मैं हमेशा 3 चम्मच, ये कम चीनी नहीं है, इट्स फाइन, 3 टेबल स्पून, सॉरी टेबल स्पून चीनी डालूंगी। ठीक है, मीन्स 2 कप चाय में 3 चम्मच शुगर। तो ये 2:3 का रेशो है। तो आपकी मम्मी जब भी चाय बनाएंगी अपने घर के लिए, वो हमेशा यही रेशो रखेंगी कि 2 कप चाय है तो 3 चम्मच शुगर है। 4 कप चाय होगी तो कितने चम्मच शुगर होगी? 6। ठीक है, तो ये प्रिपोर्शन हमेशा फिक्स रहेगा, रेशो हमेशा फिक्स रहेगा। है ना? घर में होता है जैसे कई बार कि अगर कोई कम दूध की चाय पीते हैं तो वो 1 कप चाय है बनानी है तो उसमें क्वार्टर कप मिल्क डालते हैं, क्वार्टर कप मिल्क डालते हैं। और शुगर का रेशियो होता है, तो सबका अलग अलग रेशियो होता है, उसी को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। इक्वल नहीं होता, जरूरी नहीं है इक्वल, हो भी सकता है इक्वल, 1:1 का रेशियो भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि मैटर में एलिमेंट्स के जो कंपोजिशन है वो क्या है। तो उन्होंने यही बोला कि सपोज करो एक मैटर है, ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 से। तो इनका जो रेशियो होगा जिसकी वजह से ये मैटर बना है वो हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे वाटर का बताया था मैंने, वाटर के अंदर जो मास होता है उसके हिसाब से हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। इसका मास होगा 1 और इसका मास होगा 8, तब जाकर वाटर बनेगा। और ये वाटर आप कहीं से भी ले लो, सी से ले लो, रिवर से ले लो, पॉन्ड से ले लो, वहां पर जब भी आप मास देखोगे वाटर और, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो देखोगे तो हमेशा 1:8 ही मिलेगा। मीन्स उनकी कंपोजिशन में जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनका मास का रेशियो 1:8 ही होगा। वो आप कोई सा भी वाटर ले लो वो चेंज नहीं होगा। सो यही था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, कि एलिमेंट्स में जो, सॉरी मैटर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर वो चेंज हो जाएगा, सपोज करो ये 1:9 हो जाएगा, यस इवन इन डर्टी वाटर बच्चे, डर्टी वाटर है तो वाटर अगर डर्टी है तो आपको याद होगा सॉल्यूशन बन जाएगा वो कैसा, होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा, है ना? सस्पेंशन होगा। सस्पेंशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे और डर्टी वाटर में जो डर्ट डर्ट है उसके मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। तो जब हम
वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें जो आपको मिलेगा प्रोपोर्शन वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 1:8 ही होगा। चाहे वो डर्टी हो, मडी हो, आप कुछ भी ले लो, कैसा भी वाटर ले लो, डजेंट मैटर, उसमें जो कंपोजिशन होगी वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, बाय मास, अगेन याद रखना ये बाय मास है, एटम्स नहीं, मास, उनके मास के हिसाब से रेशियो बताए जा रहे हैं यहाँ पर। एटम्स का रेशियो नहीं बता रहे हैं यहाँ पर हम उनके मास का रेशियो बता रहे हैं। तो उसमें 1 पार्ट हाइड्रोजन होगा और 8 पार्ट्स किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, बाय मास। ठीक है। अगर आपने, आई डोंट वांट कि मैं आपको और खाने के एग्जांपल्स दूं, तो फिलहाल यही यही समझो आप कि कंपोजिशन हमेशा सेम प्रोपोर्शन में होगी। अगर ये कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, वाटर में अगर 1:8 की जगह ये 1:9 हो गया या कुछ और हो गया, तो वो फिर वाटर नहीं बनाएगा, फिर वो कुछ और बनाएगा। अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:9 है, तो वो फिर वाटर नहीं है, वो कुछ और चीज होगी, वी डोंट नो क्या होगी। वो उसको हम बाद में केमिकल रिएक्शन से पढ़ेंगे तब देखेंगे। बट 1:8 है तो ही वाटर होगा, 1:8 नहीं है तो वो वाटर नहीं होगा, फिर वो कोई और ही मैटर होगा। गॉट इट। ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, और इसमें मैंने आपको कंपोजिशन बताए थे, और ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल भी दिए थे कि नाइट्रोजन में कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अगर सेम नहीं रहता है, 7:16 है, तो वो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड होगा जब उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 28:16 हो जाएगा। ना ये एक ड्रॉप का है ना ये 1 लीटर का है, आप एक ड्रॉप की 1000 भी ड्रॉप भी ले लोगे, एक ड्रॉप के अगर 1000 टुकड़े भी करोगे बच्चे, एक ड्रॉप लिया और इसके 1000 टुकड़े भी कर दिए आपने, तो उसमें भी 1:8 का ही रेशो रहेगा। एक ड्रॉप लोगे तो भी 1:8 रहेगा, 1 लीटर लोगे तो भी 1:8 रहेगा, 100 लीटर्स लोगे तो भी 1:8 रहेगा। 8 10 6 किसके मास है, 8 10 6 किसके मास है, कहाँ पर है बच्चे 8 10 6? यहाँ पर अगर कह रहे हो तो 7 7 किसका है, नाइट्रोजन का, और 16 किसका है, ऑक्सीजन का। मीन्स अगर मुझे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनानी है, तो मुझे 7 पार्ट तो लेने होंगे किसके, नाइट्रोजन के, और 16 पार्ट लेने होंगे किसके, ऑक्सीजन के। जब दोनों को मिक्स करूंगा तब मुझे नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा। और उसी रेशो को अगर चेंज कर दिया, सपोज करो मैंने नाइट्रोजन का, नहीं ये एटॉमिक मास नहीं है, दीज आर नॉट एटॉमिक मास अगेन, ये इनका एटॉमिक मास नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास। ये तो मैंने अभी बताया ही नहीं, आप कहाँ से ले आए एटॉमिक मास, मैंने अभी तक बताया ही नहीं कि एटॉमिक मास क्या चीज होती है। क्या है ये इनका रेशियो है, कि अगर मुझे एक ड्रॉप ऑफ वाटर बनानी है या एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाना है, तो मुझे 1 पार्ट हाइड्रोजन का लेना होगा और 8 पार्ट्स लेने होंगे किसके, ऑक्सीजन के। सिंपल सी बात है। आप अगेन ज्यादा सोच रहे हो, ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। आपको अगर सपोज करो 1 किलो हलवा बनाना है, सूजी का हलवा बनाना है, अगर आपने किचन में कभी देखा हो सूजी का हलवा बनते हुए, तो 1 किलो हलवा बनाने के लिए ये नहीं है कि 1 केजी को, इसमें क्या क्या पड़ेगा, एक तो सूजी पड़ेगी, सेमोलिना, दूसरा शुगर पड़ेगी, तीसरा घी पड़ेगा, और चौथा वाटर। बस यही 4 चीजें नेसेसरी हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए, बाकी एक्स्ट्रा कुछ डालें तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 केजी को, 1000 ग्राम्स को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, कि भाई 4 चीजें चाहिए तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा, 250 ग्राम। तो ऐसा नहीं है कि 250 ग्राम सूजी ले ली, 250 ग्राम चीनी ले ली, और 250 ग्राम ही आपने क्या ले लिया, घी ले लिया, और 250 ग्राम ही वाटर ले लिया, नहीं। इनका रेशियो फिक्स होता है कि अगर आप सूजी का हलवा बना रहे हो, अगर आपके पास, मुझे कुकिंग आती है तो मैं आपको बता रहा हूँ, सूजी का हलवा बनाने के लिए प्लीज ध्यान से सुनना इसको, मजाक मत लेना एंड मजाक मत उड़ाना। इफ यू वांना मेक अ सूजी का हलवा, गुड सूजी का हलवा, अगर आपने 1 कटोरी सूजी ली है, सेमोलिना लिया है, ठीक है,
एक कटोरी अगर आपके पास सूजी है, 1 कप ऑफ सूजी है, तो उसमें आप क्या करते हो, 1 कप ही शुगर डालोगे, ठीक है। लेकिन इसमें हाफ कप पड़ेगा क्या, घी, जो आपका क्लैरिफाइड बटर होता है। एंड 1 कप सूजी में 4 कप्स पड़ेगा क्या, वाटर, 4 कप्स ऑफ वाटर। सो देखो यहाँ पर मुझे एक क्वांटिटी सूजी का हलवा बनाने के लिए अलग अलग रेशो लेने पड़ेंगे। अगर सूजी 1 कप है तो 4 कप ऑफ वाटर चाहिए, 1:4 का रेशो है किसका, वाटर एंड सूजी का। 1:1 का रेशो है किसका, सूजी का एंड शुगर का। 2:1 रेशो है किसका, घी का। सो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज होते हैं। अब इसमें ये तो नहीं है कि हमेशा मैं 1 कप ही शुगर लूंगा। अगर मुझे सूजी, सपोज करो ज्यादा हलवा बनाना है, मुझे 2 कप सूजी का हलवा बनाना है, मेरे यहाँ ज्यादा मेहमान आ रहे हैं, 2 कप सूजी ली तो मैं कितना कितना शुगर लूंगा बताओ। 2 कप सूजी है तो कितना कप शुगर होगा बताओ। इफ आई एम टेकिंग 2 कप ऑफ सूजी सैमोलिना, तो कितना कप होगा वो शुगर, 2 कप होगा। एंड वाटर कितने कप होगा, वाटर कितने कप लेना पड़ेगा मुझे, 8 कप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर रेशो देखोगे, सूजी और वाटर का रेशो क्या है, 2:8, है ना। लेकिन इसको कैंसिल करके आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली आंसर तो 1:4 ही आया। यानी कि सूजी का और वाटर का जो रेशो है वो फिक्स ही है। आप चाहे, यस, रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, डजेंट मैटर आप उसको कितना भी इंक्रीज करो, रेशियो कभी चेंज नहीं होता है, रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने बताया कि 2 कप अगर मैंने सूजी ली थी तो 8 कप पानी लिया, लेकिन कैंसिल करके आंसर तो कितना आया, 1:4 ही आया। तो रेशियो हमेशा फिक्स ही रहेगा, 1:4 है तो 1:4 ही रहेगा। यू कैन नॉट चेंज दैट। सेम थिंग गोज विद वाटर। वाटर का आप चाहे 1 लीटर वाटर लो, 1 ड्रॉप लो, या 100 लीटर्स लो, या लैक्स ऑफ लीटर्स लो, आपका जो रेशियो होगा वाटर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो 1:8 ही रहेगा। किस किस को वॉइस ब्रेक होके आ रही है, प्लीज एक बार बता दो। अगर एक भी बच्चों को क्लियर आ रही है तो इसका मतलब मेरी तरफ से ठीक जा रही है, आप सभी का फिर नेटवर्क खराब है। इट्स क्लियर टू वंश, पीयूष फिर आप चेक कर लो एक बार। वंश समझ में आया, ये एटॉमिक मास नहीं है, ये मास ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स है। एटॉमिक मास पे जब आएंगे तब और क्लियर हो जाएगा। बट अभी आपको सिर्फ यही समझना है कि अगर वाटर की कंपोजिशन चाहिए तो उसमें 1 पार्ट जो होगा मास वो किसका होगा, हाइड्रोजन का, और 8 पार्ट्स होंगे किसके, ऑक्सीजन के। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एटम से जब कोई कंपोजिशन होती है ना, जब किसी भी चीज में सपोज करो कोई एक मैटर है जो प्योर नहीं है, मीन्स एलिमेंट नहीं है, तो उसके जो कंपोजिशन होती है वो एक ही एटम की नहीं होती, वो 2 एटम्स की मिलाकर बनती है, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब 2 एटम्स या 2 से ज्यादा एटम्स मिलके कोई चीज बनाते हैं तो उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इनको आगे, डोंट वरी, ठीक है। सिंगल होता है तो एटम होता है, जब दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके कुछ चीज बनाते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये तो था लॉ ऑफ प्रोपोर्शन वाला। अब आते हैं, ये हो गया था, इसके बेस पर एक क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर देना आप जल्दी जल्दी। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8, ये तो बता दिया आपको। 1:8 का रेशियो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वाटर की कंपोजिशन में। अगर मुझे 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास है, तो कितने ग्राम मुझे ऑक्सीजन चाहिए होगी सो डैट कि मैं वाटर बना सकूं। यस, 24, है ना, 1:8 का रेशियो है। अगर 3 पार्ट्स मुझे ये चाहिए हाइड्रोजन, तो
श्रेयस 12 नहीं 24। 3 8 आर कितने होते हैं 24। 1 की जगह 3 हो गया तो 8 की जगह क्या हो जाएगा 24। इसको सॉल्व करके कैसे दिखाओगे सिमिलर सिंपली आप बता दोगे मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ ऑक्सीजन के रेशियो जो होते हैं वो क्या होता है 1:8 होता है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन तो हमें दिया हुआ है कितना 3 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं पता, रेशियो फिक्स ही रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया 24 ग्राम्स। आ जाता है ये वन, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकते हैं आपके तो उसमें ऐसा आ जाता है। उसमें तो आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आप सिंपली बता सकते हो, फिर भी रफ में सॉल्व करके देख लेना कि सही भी है आपका अंदाजा या गलत है। कई बार ऐसा होता है हमें सामने दिखता है अरे ये तो इजी सा है, बट जब सॉल्व करने बैठते हैं तब पता चलता है नहीं इसका आंसर कुछ और आ रहा था। तो यहाँ पर लॉज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉज ऑफ, जो दो लॉज थे, हमने तीन तो नहीं पढ़े, दो ही पढ़ने हैं आपको। एक लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास का मींस अगर आप दो प्रोडक्ट को मिलाकर तीसरा प्रोडक्ट बनाते हो तो उस तीसरे प्रोडक्ट का जो मास होगा वो बाकी दो प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होगा। ठीक है, याद है ये तो, मास वाला याद है सभी को। वंश तुम्हें याद है? पीयूष, वंश, बाकी बच्चे भी बोल सकते हो। तन्वी को याद है, यश को याद है। हाँ बिल्कुल करना है पीयूष। ये लॉज जिस जिसने दिए थे उनके नाम उनके ईयर भी आप याद करने हैं। प्राउस्ट थे 1779 में जिन्होंने लॉ ऑफ प्रोपोर्शन दिया था। ऐसे ही बाकी के भी आपको याद करने हैं, ये तो करना पड़ेगा। तभी मैंने बोला था कि हिस्ट्री ज़्यादा है अभी फिलहाल, इसमें हम अभी कंपोजिशन में इतना नहीं जा रहे हैं। क्या डाउट है बताओ, डाउट बोलो, पूछो, आस्क मी। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, और इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। एंड दूसरा जो लॉ था उसके जो अभी हमने डिस्कस किया कि प्रिपोर्शन जो होगा वो हमेशा फिक्स होगा, 1:8 का होगा। सिंपल। अब इसके बेस पर फिर डाल्टन ने एटम्स के बारे में बताया। ठीक है, इन दो लॉज को यूज करके या इन दो लॉज की थ्योरी पर डाल्टन ने एटम्स के बारे में फिर खुल के बताया। रुद्र आप अपना एक बार बच्चे नेटवर्क चेक करो, बिकॉज लास्ट टाइम भी आपको वॉइस ठीक नहीं आ रही थी। एंड इट्स क्लियर टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। या तो थोड़ा सा प्लेस चेंज करके देखो इफ यू आर यूजिंग मोबाइल, और ट्राई टू जॉइन अगेन। चलो, नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है और भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से हम एटम्स के बारे में ठीक से उनको रिफर करके पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हम एटम्स के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मैटर की कंपोजिशन और उसके एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन। वंश उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, मास तो चेंज होता है। जब आप 1 ग्लास वाटर में इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें जब सॉल्ट या फिर आप शुगर ऐड करोगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन मास चेंज हो जाएगा। हमने मास के बारे में नहीं पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। व्हाट वी टॉक्ड अबाउट वॉल्यूम, कि वॉल्यूम ऐसा नहीं होगा एक चम्मच चीनी डाल दी और बिल्कुल डिसॉल्व कर दी तो पानी यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, नो। क्योंकि उसके पार्टिकल्स मिक्सअप हो जाएंगे, पानी के अंदर बहुत स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में जिसमें वो एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन मास तो चेंज होगा। मास क्यों नहीं चेंज होगा? मास चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वॉल्यूम तब चेंज होगा जब इसके पार्टिकल्स के बीच में ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा।
जैसे सैंड को आप डालोगे, अगर वाटर में आप सैंड डालो, यहाँ तक वाटर भरा हुआ, उसमें सैंड डालो या पत्थर डाल दो, तो पानी ऊपर होता चला जाएगा, क्योंकि वो उसमें डिजोल्व नहीं हो सकता। दैट्स वाई पानी का लेवल, वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। सो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मास चेंज होता है। मास इज सेम, थ्योरी ये थी, लॉ ये है उत्कर्ष, कि जब आप दो एलिमेंट्स या दो सब्सटेंसेस को मिलाते हो, सपोज करो एक सब्सटेंस है जिसका वे है 3 ग्राम्स, और उसमें हमने दूसरा सब्सटेंस मिलाया जिसका वे है 5 ग्राम्स, तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, जो इन दोनों से प्रोडक्ट बनेगा, उसका जो मास होगा वो ना तो ज्यादा होगा ना कम होगा, वो इन दोनों के मास के सम के इक्वल ही होगा। इट कैन नॉट बी लेस, इट कैन नॉट बी मोर। फाइन। अगर इन दोनों को मिलाकर कुछ ऐसा बनना है जिसमें कुछ गैस भी एक्सर्ट हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बने, हो सकता है दो तीन प्रोडक्ट बन रहे हो सकता है एक तो प्रोडक्ट बना हमारा फाइनल और साथ में कुछ गैस भी एक्सर्ट हुई, तो उस केस में गैस का और इस प्रोडक्ट का मिलाकर जो मास होगा वो 8 ग्राम्स होगा। दैट्स द थ्योरी, दैट्स द लॉ। गॉट इट? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नोर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं मास को, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, उन सब का जो मास होता है वो इनिशियल प्रोडक्ट्स के मास के सम के इक्वल होता ही है। फाइन। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है? लेट्स सी। जॉन डाल्टन कौन थे? या ब्रिटिश केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी 1808 में। दिस थ्योरी इज पॉपुलरली नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन द ऑनर ऑफ जॉन डाल्टन। ये आप सभी को पता है। ही गेव द थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्होंने ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो अभी हमने पढ़े थे, उनको देखा और उन्होंने उससे फिर एक्सप्लेन करा प्रॉपरली कि एक्चुअली में एटम होता क्या है, व्हाट इज एटम। Then he explained about atom. चलो, तो क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये उनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट किसे कहते हैं चलो बताओ, किसी किसी ने फिफ्थ चैप्टर भी पढ़ा होगा मैथ्स का। व्हाट आर पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट्स किसे कहते हैं, पहले आप यही बताइए मुझे। व्हाट इज अ पोस्टुलेट? बताइए बताइए। पोस्टुलेट किसे कहते हैं? पता है किसी को? यस और नो ही बोल दो एटलीस्ट। अगर फिफ्थ चैप्टर पढ़ा है एनसीईआरटी मैथ्स का तो पता होगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं पता होगा, प्रोबेबली। ऐसा नहीं है। ओके। पोस्टुलेट एक्चुअली कुछ ऐसी थ्योरीज होती हैं जिनको सच मान लिया जाता है, और उनके बेस पर फिर हम आगे और भी स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। दोज आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। ऐसी स्टेटमेंट जिनको सच मान लिया, जिनको बोला जाता है कि इन्हें सच मानो, और उनके बेस पर फिर हम आगे के काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी ये पढ़ोगे आप, आपको इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा व्हाट आर पोस्टुलेट्स। ये मैथ्स में भी होती है, हर सब्जेक्ट में मोस्टली होती है। कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ आप कह सकते हो, जिनको बस बताया गया है, प्रूफ तो नहीं करा गया, लेकिन उनके बेस पर फिर हम बाकी की चीजें प्रूव करते हैं। प्रैक्टिकल, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिकल के लिए तैयार नहीं हो पीयूष। प्रैक्टिकल के लिए थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कोई चीज क्या है, यू कैन नॉट डू प्रैक्टिकल्स ना। जब तक आप गाड़ी के बारे में ये नहीं जानोगे, ब्रेक्स कहाँ हैं, उसके एक्सीलेटर कहाँ है, यहाँ पर करने से क्या होगा, गाड़ी का डायमेंशंस भी आपको मैटर करता है। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। आपको पहले उसके फंक्शन सीखने होंगे कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, कहाँ पर होता है, कैसे काम करता है। दैट्स वाई उत्कर्ष, नो, दे आर नॉट सेम।
मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट क्वाइट सिमिलर। एग्जाम्स एंड पॉस्टुलेट्स क्वाइट सिमिलर, बट सेम नहीं है। जब मैं फिफ्थ चैप्टर कराऊंगा तब बताऊंगा आप सभी को। तो पहली पॉस्टुलेट उन्होंने क्या दी, एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा कि भाई जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं जिन्हें एटम्स कहा जाएगा। ये उन्होंने सजेस्ट किया कि इस चीज को मानो। दूसरी बात उन्होंने बोली, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। मींस एक एलिमेंट है तो उसके सारे पार्टिकल्स सेम ही साइज के होंगे, सेम ही उनका मास होगा, और उनकी बाकी की प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। मींस गोल्ड के पार्टिकल्स जो होंगे, अगर गोल्ड एलिमेंट लिया जाए तो उसका मास, उसका साइज, उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम ही होंगी। ये उन्होंने दूसरी पॉस्टुलेट दी कि भाई इस चीज को भी आप सच मानो, ये मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। तीसरी बात उन्होंने बोली, एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके साइजेस मासेस अलग अलग होते हैं। मींस एक एलिमेंट के तो सारे एटम्स सेम होते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग एटम्स लोगे, सॉरी एलिमेंट्स लोगे, तो उनके एटम्स का साइज भी अलग होगा, उनके एटम्स का मास भी अलग होगा, और प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। मींस सिल्वर के एटम्स का साइज कुछ और होगा, गोल्ड के एटम्स का साइज कुछ और होगा, सिल्वर के एटम्स का मास कुछ और होगा, गोल्ड के एटम्स का मास कुछ और होगा, और बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट ही होंगी। तीसरी पॉस्टुलेट ये थी। फोर्थ उन्होंने बोला, एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। मींस एटम्स जो होते हैं वो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ना ही आप एटम्स को बना सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जब मास क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली एटम्स भी नहीं हो सकते। ठीक है। एटम्स को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो कि बाद में ऑब्वियसली थोड़ा सा रॉन्ग प्रूव हुआ, क्योंकि एटम्स को बाद में सब डिवाइडेड किया गया, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन शेप होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स। मींस एटम्स को होल नंबर के रेशियोज में मिक्स करके हम अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स बना सकते हैं। वही जैसे अभी हमने पढ़ा था, 1:8 का रेशियो अगर आप लोगे तो आपको वाटर मिल जाएगा, और कोई रेशियोज लोगे तो आपको और कोई मिल जाएगा। ठीक है। नाडा क्या होता है बच्चे? व्हाट इज नाडा? वंश, वंश इज आस्किंग नाडा हो रहा है कैसे, व्हाट इज नाडा? फिर इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर कंबाइंड, सेपरेटेड और रीअरेंज। कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स एक दूसरे दूसरे के साथ जुड़ भी सकते हैं, एटम्स एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकते हैं, और एटम्स रीअरेंज भी हो सकते हैं। गॉट इट? चैटिंग कर रहे हो तुम वंश किसी और से? ये पॉस्टुलेट्स हैं, इनको आपकी बुक में भी दिया गया होगा आई एम श्योर। तो आप इनको याद कर लेना कि उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी। अब हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज एटम्स? एटम होता क्या है? तो एटम जनरली एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सॉरी लाइफ नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हो आप, मैटर का। जैसे घर होता है ब्रिक्स से मिलकर बनता है, ऐसे ही हर मैटर छोटे छोटे एटम्स से कंपोज होता है। मैटर एटम से छोटा होता है? नहीं बच्चे, मैटर एटम से छोटा नहीं होता, मैटर एटम से मिलकर बनता है। जितनी भी चीजें हैं आपके घर में, आप जहाँ बैठे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, वो भी एक मैटर है, तो क्या वो एटम से छोटा है? खुद ही सोचो। कैन यू से कि वो एटम से छोटा है? मैटर का मतलब जो आपके आसपास चीजें दिखाई देती हैं, जिसे आप फील कर सकते हो, जिसे आप, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, है ना? तो मैटर तो हमेशा एटम से बड़ा ही होगा। तो एटम से मिलकर मैटर बनता है। यस। सेल, सेल जो होता है वो लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा पार्ट माना जाता है, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो सेल होता है वो भी बहुत सारे एटम से ही मिलकर बना होता है। ठीक है। तो सेल से भी छोटा पार्ट क्या है? एटम। एटम्स भी, एटम्स जो है वो सेल से भी बहुत छोटे हैं। एक सेल को बनाने के लिए बहुत सारे एटम्स का यूज होता है। So every matter is made up of atoms. You can say,
चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सभी कुछ एटम्स से मिलकर बने हैं। सबसे छोटा जो पार्टिकल है, अगेन एंड अगेन ये टर्म आपके सामने आ रही है, सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा किसी भी मैटर का वो एटम होगा। उसको देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। अगर आपके सामने कोई चीज रखी है और आप ये सोचो कि इसको मैं तब तक डिवाइड करता जाऊं, तब तक तोड़ता जाऊं, जब तक कि मुझे सबसे छोटा पार्टिकल ना मिल जाए, तो आप सिर्फ सोच सकते हो, ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि वो हर पार्टिकल आगे ब्रेक डाउन जरूर होगा। तो देयर कम्स अ स्टेज जहां पर आप उस पार्टिकल को फर्दर नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं टूट पाएगा, वो और भी आगे ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ऐसे ब्रेक डाउन करते करते जब ऐसा पार्टिकल आ जाएगा जिसको फर्दर ब्रेक डाउन ना करा जा सके, उसको हम बोलते हैं एटम। सो एटम क्या है? जस्ट एज ऑल द हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, इन द सेम वे ऑल द मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। अगेन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यही समझो कि छोटे छोटे एटम्स को मिलाकर ही कोई मैटर बनता है। इस तरह से जैसे ये है, इस जिफ में आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे एटम्स मिल रहे हैं और उनसे कोई मैटर बन रहा है। यहाँ पर जैसे ये बक्स बनी, एक ब्रिक्स से घर बनाने की कोशिश कर रहा है, ये टनल को बंद करने की कोशिश कर रहा है, सपोज कर लो ये घर बना रहा है। ठीक है, तो जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं ब्रिक्स से, उसी तरह से मैटर्स जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? एटम से। इतनी बात समझ में आ गई कि एटम क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मैटर्स बनते हैं उन्हें हम एटम बोलते हैं, सिंपल। और कुछ ज्यादा मत सोचो अभी। कितने छोटे होते हैं, कैसे होते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको बस ये देखना है कि एटम क्या होते हैं। किसी भी मैटर की सबसे छोटी कंपोजिशन जिससे वो मिलकर बने हैं, कोई ऐसा पार्टिकल जिससे मिलकर वो बने हैं, वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। अब चलो, एटम्स में डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम उसको बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगेन आपको बार बार ये टर्म सुनाई देगी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सुन सुन के आपके कान भी पक जाए शायद, लेकिन ये बात इसलिए बार बार बोली जाती है क्योंकि ये एक ऐसा ट्रूथ है जो देखने में बहुत कम मिला, लेकिन थियोरटिकली इसको ऑब्जर्व किया गया। वो भी अभी बताऊंगा कि देखने में कम क्यों मिला, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा ऑप्टिकल हाई जो माइक्रोस्कोप है उससे भी इनको देखा नहीं जा सकता। दे आर टू टाइनी, बहुत छोटे हैं। चलो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एटम्स के। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वही आएंगे जो अभी तक आप सुनते आए हो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, सारे एलिमेंट्स टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम से बने होते हैं। नहीं, देखा तो है किसी ने, लेकिन उस तरह से नहीं देखा जैसे आप सोच रहे हो कि नेकेड आइज से या फिर माइक्रोस्कोप से देख लिया। अभी मैं बताऊंगा। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। ऑब्वियसली नेकेड आइज से तो सेल भी नहीं देख सकते मोस्टली, तो ये भी नहीं देख सकते। एंड एटम्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान देना, फ्री स्टेट इन नेचर, बट एटम्स टेक प्लेस पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। फ्री स्टेट का मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ दी मैटर्स में जो एटम होता है वो कभी भी आपको अकेला नहीं दिखेगा, उसके साथ कोई ना कोई जरूर होगा। या तो उसके जैसा ही साथी होगा, या फिर कोई और दूसरे टाइप का साथी होगा, बट वो अकेला आपको कभी नहीं मिलेगा। एक एटम है तो वो अकेला नहीं मिलेगा, वो आपको हमेशा पेयर में ही मिलेंगे, पेयर या फिर तीन हो या चार हो, लेकिन अकेला कभी नहीं मिलेगा। नो, इट कैन नॉट बी उत्कर्ष। स्कूल के माइक्रोस्कोप से आप एटम को नहीं देख सकते। ठीक है, अगर जैसे गोल्ड की बात करें, नहीं वंश, उसको भूल जाओ भी, मॉलिक्यूल में बताता हूँ। चलो मॉलिक्यूल और एलिमेंट के एटम्स के बारे में, सपोज करो ये एलिमेंट है, एलिमेंट आपको पता है, गोल्ड ले लेते हैं। और ये एक है वाटर, जो कि एक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो गोल्ड में सारे पार्टिकल्स एक जैसे होंगे, मैंने बताया था। हर एलिमेंट का जो पार्टिकल होता है वो बिल्कुल सेम होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके जो एटम्स होंगे सिंगल सिंगल घूम रहे होंगे, नहीं। ये भी अपने जैसे ही पार्टिकल्स, अगर गोल्ड के पार्टिकल्स है तो ये भी
डबल डबल में या ट्रिपल ट्रिपल में आपको दिखाई देंगे। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एक ऑक्सीजन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, ऑक्सीजन के होंगे, दो ऑक्सीजन के होंगे, इस तरह से कंपोजिशन होगी। मींस या तो ये एलिमेंट में आप समझ लो दोनों भाई एक साथ घूम रहे हैं, भाई या बहन, और वाटर में आप समझ लो कि दो दोस्त या तीन दोस्त साथ में घूम रहे हैं जो सेम फैमिली के नहीं है। सिंपल सी बात। मॉलिक्यूल ये वाला मॉलिक्यूल कहलाएगा वंश। जिसमें वाटर है, वाटर में क्या है, एक हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, तो ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, है ना। एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं उन्हें मॉलिक्यूल बनते हैं कहते हैं। और जो एक ही एलिमेंट होता है जिसमें, उसको हम एलिमेंट एटम बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा क्लियर है कि एक ही टाइप के जब सारे पार्टिकल्स होते हैं तो उनको हम एटम्स बोलते हैं। जब दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स मिल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी नहीं थी, एट्थ क्लास में नहीं पढ़ी थी, इनफैक्ट सेवन्थ क्लास में भी बता देते हैं, बट एट्थ क्लास में तो बताया होगा। क्या होता है एलिमेंट, चलो सबने पढ़ा है एट्थ क्लास में। व्हाट इज एन एलिमेंट, बताइए। वंश इज आस्किंग एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप सब बताइए मुझे, एट्थ क्लास में आपने पढ़ा है एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट की डेफिनेशन यहाँ से ही आपको पता चलेगी जो अभी मैंने समझाया है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसी से ही आप डेफिनेशन पता कर लोगे। प्योर, प्योर क्यों होता है पीयूष, वाई डू वी कॉल इट प्योर। एलिमेंट वो मैटर होते हैं जिसके सभी पार्टिकल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे गोल्ड है, अगर आप गोल्ड को देखोगे तो उसके सभी पार्टिकल्स एक ही जैसे होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। बट वाटर एक एलिमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आप एक पार्टिकल को देखोगे तो वो पार्टिकल दो चीजों से मिलके बनाए, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। तो ये प्योर नहीं है, दैट्स वाई ये क्या है, एक प्योर एलिमेंट नहीं है। गॉट इट वंश। जब एक ही जैसे पार्टिकल्स हों, बिल्कुल प्योर, तो उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। और जब पार्टिकल्स किन्हीं दो चीजों से या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बने होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, बताइए। एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, कंपाउंड्स। यस, दोज आर कॉल्ड कंपाउंड्स। ठीक है। तो यही डेफिनेशन होती है, सेम टाइप के पार्टिकल से बने हुए हैं तो एलिमेंट है, अगर पार्टिकल्स उनके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बने हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कंपाउंड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्री स्टेट का मतलब ये है कि कभी भी एटम्स आपको, बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे जिसमें एटम आपको फ्री स्टेट में अकेला घूमता हुआ मिलेगा। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस होंगे। सभी चांसेस में क्या होगा, एटम्स साथ में मिलकर घूम रहे होंगे, चाहे वो एक टाइप के हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो। दैट डिपेंड्स कि किस मैटर के एटम्स हैं। पर वो साथ में ही होंगे, फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे। कोई कोई केसेस होते हैं जिसमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, वो किस स्टेट में होते हैं मैं आगे बताऊंगा। नोबल गैसेस के केस में होते हैं जो रिएक्ट नहीं कर पाती हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस अभी यहाँ पर यही ध्यान रहना है कि एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट वो केमिकल रिएक्शन में जरूर पार्ट लेते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो किस वजह से होती है, एटम्स की वजह से होती है। जो एटम्स होते हैं उन्हीं की वजह से केमिकल रिएक्शंस होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। मींस जैसे एटम होंगे वैसा ही मैटर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे एटम्स होंगे, जिस टाइप के एटम्स होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही मैटर डिपेंड करेगा कि वो क्या बनाएगा। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, ये आपको पता चल गया कि एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। जो एटम्स का साइज है वो उनकी रेडियस के हिसाब से बताया जाता है। ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे साइज ऑफ एटम्स में।
बस ये याद रखना कि एटम्स का साइज इंचेस में ऐसे नहीं कि इसको स्केल से ऐसे मेजर कर लिया, उसको रेडियस से मेजर करते हैं। उसकी रेडियस को फिर हम कार्बन के एटम से कंपेयर करते हैं, आइसोटोप बोलते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अभी एटम्स के जो आपको अभी देखने हैं फिलहाल। इनको हम धीरे धीरे करके साइज को, उनकी फ्री स्टेट को, रेडियस को, इनको अब हम डिस्कस करेंगे। कोई लिख रहे हो या फिर मैं आगे बढ़ूं? ओके पीयूष, आई होप यू यूज देम एज वेल। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो। तो एज्यूमिंग सबने लिख लिया या नहीं भी लिखा, अब आते हैं साइज ऑफ एटम पर, कि एटम का साइज क्या होता है। देखो एटम का साइज बहुत 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 छोटा होता है, इमेजिनेशन से भी छोटा। एंड इसको नेकेड आई से तो क्या, हाई ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स जो बनी हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप, जिनकी वजह से। ओके ठीक है, मैं आज ही कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ तो मैं बोल रहा था कि कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉन्स बेस्ड माइक्रोस्कोप बनी है जिनसे एटम्स को ऑब्जर्व किया गया, मींस फिर भी डायरेक्टली नहीं देखा गया है अभी तक। उन्होंने उस किसी मैटर को स्कैन किया और स्कैन करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर उनकी इमेजेस को शो किया है, बस। इस तरह से एटम्स को अभी तक देखा गया है, जहां तक मेरी नॉलेज है उस हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है नई कोई ऐसी थ्योरी आई हो, बट जहां तक मेरी नॉलेज है अभी तक ऐसी माइक्रोस्कोप तो बिल्कुल भी नहीं है जिससे आप देख सको। इलेक्ट्रॉन बेस्ड माइक्रोस्कोप्स हैं जिनसे किसी मैटर को स्कैन किया गया, सपोज करो ये मैटर है, और इसको स्कैन किया किसी डिवाइस से, और उस डिवाइस ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसके एटम्स की एक इमेज शो कर दी। तो इस तरह से वो एटम्स हमें दिखे, डायरेक्ट नेकेड, डायरेक्ट हमने आईज से नहीं देखा, स्क्रीन के थ्रू उसको देखा है। सो इतने छोटे हैं कि वो इम्पॉसिबल है देखे जाने यूजिंग माइक्रोस्कोप, जो सिंपल माइक्रोस्कोप्स हैं, नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते हो। बट हाँ, जहाँ से कुछ कुछ खबर जैसे मुझे मिली है कि देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स जिसमें एक एटम को इस तरह से शो कराया गया है कि आप नेकेड आई से देख सकते हो। आई एम श्योर आप अगर नेट पर सर्च करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, उसकी फोटो मिल जाएगी जिसमें उन्होंने एक एटम को शो कराया हुआ है जिसे नेकेड आई से देखा जा सके। बहुत अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरह से आपको बीच में एक पॉइंट मिल जाएगा जो देखने में। बट फिलहाल आप यही समझ के चलो कि एटम्स को नेकेड आई से तो देखा ही नहीं जा सकता, और हाई ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनसे भी नहीं देखा जा सकता। कुछ स्पेशल माइक्रोस्कोप्स बनाए गए हैं इलेक्ट्रॉन बेस्ड, जिनसे उसकी एक स्क्रीन हमने देखी है, एक फोटो हमने देखा है कि हाँ एटम्स कुछ ऐसे होते हैं। एटॉमिक एटम्स का जो साइज होता है वो हम रेडियस से शो कराते हैं, और जिसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एक एटम की रेडियस, उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस इज इन मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, नैनोमीटर्स जिसको हम एनएम से डिनोट करते हैं, सिंबल ऑफ नैनोमीटर इज एनएम। ठीक है, जब भी हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो उसे किस में मेजर करेंगे, उसकी एसआई यूनिट समझ लो, एक तरह से ये एसआई यूनिट है एनएम। एनएम में उसको हम डिनोट करेंगे, इस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। 1 नैनोमीटर। कोई बात नहीं बच्चे, फेल तो होना ही है, क्या फर्क पड़ता है वंश। 1 नैनोमीटर का मतलब है आप 1 मीटर के कितने पार्ट्स करो, इतने पार्ट्स करो, कितने हैं ये,
हाँ, इतने आप अगर पार्ट्स करोगे इस 1 मीटर के, तब आपको 1 नैनोमीटर मिलेगा। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि कितना छोटा एक पार्टिकल आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत छोटी यूनिट है। यस। तो ऑब्वियसली विजिबल तो नेकेड आई से तो हो ही नहीं सकती। बाकी माइक्रोस्कोप्स हैं, उनसे भी विजिबल नहीं है, जो नॉर्मल आपकी माइक्रोस्कोप्स होती हैं, स्कूल की माइक्रोस्कोप से आप इसको नहीं देख सकते हो। हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो सबसे छोटा होता है। हाइड्रोजन का एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम एट ऑफ ऑल। ये लिख लो आप कहीं भी, दिमाग में भी रखना कि हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा एटम होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटम। तो हाइड्रोजन इज द एलिमेंट जिसका सबसे छोटा एटम होता है। ठीक है, किसी को कोई अभी तक परेशानी? देखो यहाँ तक की स्लाइड में चलो अभी शेयर कर दूंगा, आप इनको एक बार पढ़ लेना और रिकॉर्डिंग भी देख लेना अगर आपको कहीं पे, क्योंकि अभी तक हमने जो करा है वो मोस्टली थ्योरी पार्ट है। डेफिनेशंस हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट्स इट। और डिस्कवरीज हैं। अभी हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ी है जिसको एक्चुअली में समझना हो। मैथ्स के भी एक दो क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल्स जो थे वो करे थे, वो भी इतने इजी थे। रेशियो वाले क्वेश्चंस थे सिंपल, वो भी आप समझ सकते हो। तो अभी तक का क्लियर कर लो, पढ़ लेना इसको एक बार। यहाँ तक का जब क्लियर हो जाएगा, इसके बाद में हम साइज पर आएंगे, जिसको समझने में एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आइसोटोप, कार्बन का 12 12 पता नहीं क्या क्या आपको सुनना पड़ेगा, और सिंबल्स। हाँ, सिंबल्स भी याद करने हैं आपको। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिंबल्स के बारे में बताऊंगा, और साइज ऑफ एटम को कैसे हम कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे, और एटम्स किस स्टेट में मिलते हैं हमें, कि मॉलिक्यूल्स के एटम जो होते हैं वो किस स्टेट में घूमते फिरते हैं, और जो एलिमेंट के होते हैं वो किस स्टेट में घूमते फिरते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम फिर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन, और इनके जो सिंबल होते हैं, जैसे H2O है वाटर का, वो कैसे बना, है ना, ये कैसे बना, और एच कहाँ से आया, ओ कहाँ से आया, सिंबल्स की डिस्कवरी, या सिंबल्स को किसने बोला कि हम ऐसे यूज कर सकते हैं। उससे फिर और भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई कि एच अगर हाइड्रोजन के लिए लिया तो हीलियम के लिए भी एच नहीं ले सकते, फिर उन्होंने कुछ और लिया। तो इस तरह से सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ लैटिन वर्ड से लिए गए वो भी हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अगेन, जैसे सेल वाले में मैंने बोला था कि हम सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग नहीं पढ़ेंगे। सेम थिंग यहाँ पर ये है कि हम एटम्स का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और उनकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे हम। फाइन। तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे अब इसको आगे परस्यू। साइज ऑफ एटम्स तक का आप मैं स्लाइड्स कर दूंगा शेयर। आई होप आप पढ़ो, और उसमें से अगर कोई डाउट्स हैं तो उनको भी क्लियर कर लो बिफोर नेक्स्ट क्लास। व्हाट्सएप पर भेज देना मुझे इससे रिलेटेड, जो अब तक पढ़ा है इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड प्लीज। फालतू के क्वेश्चंस अभी नहीं कि सर ऐसा होता तो कैसा हो जाता, वो आप किसी अदर क्लास में पढ़ सकते हो टॉपिक के बाद में। बट अभी फिलहाल इसको समझना है, तो आप एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होगे तो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। फाइन। कल मैथ्स की क्लास में मिलेंगे। मैथ्स की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे ऑलमोस्ट। एंड प्लीज जिसने फी सबमिट नहीं करी है, फीस सबमिट कर दीजिए। और डेली असाइनमेंट जिसने नहीं किया है अभी तक सबमिट, वो कर देना विद इन एन आवर, क्योंकि मैं बस 1 1.5 घंटे बाद उसको चेक करने बैठूंगा। उसके बाद कोई सबमिट करेगा तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। फाइन। सो बाय बाय एंड ओके उत्कर्ष, गुड। बाय पीयूष। बाय तन्वी। उत्कर्ष, कोई डाउट्स होते यू कैन आस्क मी। एंड अब ज्यादा फालतू के क्वेश्चन मत देखना। जिन जिनके एग्जाम है 1 2 दिन में, डोंट लुक फॉर न्यू क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपके हैं बुक में और जो आप कर चुके वही करने स्टार्ट करो बस।